अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का सेशन हमारा पजल का होने वाला है, जिसमें बेसिकली हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जाम में कितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पजल के क्वेश्चंस को किस तरह से हम जल्दी से सॉल्व करें। तो आज का जो हमारा पार्ट होगा वो एज ए थ्योरी बेसिस पे होगा, जहाँ पे हम ये सीखेंगे कि पजल को किस तरह से हमें एग्जाम में टैकल करना है और कितने टाइप्स बनते हैं। इंडेक्स, सबसे पहले हम पजल का परिचय देखेंगे, मतलब पहेली का परिचय, पहेली कैसे हल करें, फिर इसको समझेंगे। फिर पजल के हम प्रकार को समझेंगे कि कितने प्रकार की पजल होती है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, सबसे पहले सामान्य आधारित पजल, दूसरा फ्लोर आधारित पजल, तीसरा वर्ष आधारित पजल, चौथा दिन आधारित पजल, पांचवा बॉक्स आधारित पजल, छठा दिनांक आधारित पजल के साथ महीने, सातवां फ्लैट आधारित पजल के साथ फ्लोर, आठवां वर्गीकृत आधारित पजल, नौवां संबंध आधारित पजल। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण, हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियां हटा देंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ पजल, पजल का परिचय। पजल को उम्मीदवार की विश्लेषणात्मक और मानसिक क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें उन्हें जानकारी का एक पैराग्राफ प्रस्तुत किया जाता है और निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उन्हें लापता लिंक या जानकारी ढूंढने के लिए कहा जाता है। पजल को हल करने के लिए कोई निर्धारित पैटर्न या फॉर्मूला नहीं है, इसलिए अभ्यास उनमें महारत हासिल करने की कुंजी है। हाउ टू सॉल्व पजल, पजल को किस तरह से हल किया जाए। इसकी महत्ता के अनुसार जानकारी को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। बुनियादी जानकारी, ऐसी जानकारी स्थिति के लिए सामान्य विचार देती है। आमतौर पर ऐसी जानकारी सामान्य के प्रारंभिक पैराग्राफ में प्रदान की जाती है और उसी के प्रकार और प्रस्तुति को स्पष्ट करती है। प्रत्यक्ष जानकारी, ऐसी जानकारी समस्या के कारण सीधे सुविधा प्रदान करती है ताकि इसे समाधान भाग में सीधे उपयोग किया जा सके। जैसे 5 फलों में से केला, सेब, आम, अमरूद और पपीता, श्री ए को आम सबसे अधिक पसंद है। यहाँ यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आम को व्यक्ति ए द्वारा पसंद किया गया है और आम के अलावा अन्य फल श्री ए को पसंद नहीं है, यानी यह एक प्रकार की प्रत्यक्ष जानकारी है। अप्रत्यक्ष जानकारी, ऐसी जानकारी का उपयोग करने से पहले कुछ संशोधन की आवश्यकता होती है। यहाँ जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं दी गई है, लेकिन अन्य जानकारी के साथ आंशिक रूप से संबंधित होती है। जैसे 5 फलों में से केला, सेब, आम, अमरूद और पपीता, श्री ए को केला पसंद नहीं है। यहाँ यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केला श्री ए को पसंद नहीं है, लेकिन केले के अलावा अन्य फल श्री ए को पसंद है, यानी यह एक प्रकार की अप्रत्यक्ष जानकारी है। चूंकि ऐसे प्रश्नों को हल करने का दृष्टिकोण प्रश्न से प्रश्न में भिन्न होता है, इसलिए विश्लेषणात्मक तर्क का खंड विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को शामिल करता है जो इस प्रकार खोजे गए। फ्लोर बेस्ड पजल, तो आज का जो हमारा पजल होगा वो फ्लोर बेस्ड पजल होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें किस तरह की कंडीशंस दी जाती हैं, उनको किस तरह से हमें हल करना है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं ऊपर, निर्देश 1 से 5, नीचे दी गई जानकारी का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। मतलब इस पैराग्राफ के आधार पर हमें 5 क्वेश्चन पूछे गए जो कि ऊपर हमें निर्देश में दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमको ऊपर पैराग्राफ दिया गया है, इसको हम क्या करेंगे, फ्लोर को एज ए टेबल में कन्वर्ट करके अरेंज करेंगे। उस अरेंजमेंट के बाद जो भी हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे, हम उन प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं कि क्या क्या कंडीशंस हमको दी गई है। बोला जा रहा है यहाँ पे MNOPQR और S 7 लोग हैं जो एक मेरा इमारत की 7 अलग अलग मंजिल पर रहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। इमारत की सबसे निचली मंजिल को क्रमांक 1 दिया गया है, उसके ऊपर वाली मंजिल को क्रमांक 2 दिया गया है और इसी तरह सबसे ऊपरी मंजिल को क्रमांक 7 दिया गया है। उनमें से प्रत्येक की अलग अलग आय यानी 3500,
15,000, 7,500, 9,000, 11,000, 13,500 और 5,000 है, लेकिन जरूरी नहीं है इसी क्रम में हो। तो ये जो पार्ट था हमारे पजल का, इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब इसके आगे हमें क्या दी गई हैं, कंडीशंस दी गई हैं। तब उन कंडीशंस को देखते हैं। यहाँ पे पहली कंडीशन हमको दी गई है क्या, कि m विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है लेकिन मंजिल संख्या 3 पर नहीं रहता है, और जिसकी आय 11,000 है वह m के ठीक ऊपर रहता है, और m और 7,500 की आय वाली व्यक्ति के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, पहली कंडीशन हो गई। अब इसके बाद दूसरी कंडीशन हमको दी गई है, जिसकी आय 15,000 है वह P के ऊपर विषम संख्या वाली मंजिलों में से एक पर रहता है, और P विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। तो ये हमारी दूसरी कंडीशन थी। तीसरी कंडीशन की बात करें, जिसकी आय 7,500 है वह O के ठीक ऊपर रहता है, और O और 15,000 की आय वाली व्यक्ति के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। चौथे कंडीशन की बात करें, वह व्यक्ति जिसकी आय 3,500 है वह उस व्यक्ति के ठीक ऊपर रहता है जिसकी आय 5,000 है। पांचवे कंडीशन की बात करें, S विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है लेकिन तीसरी मंजिल पर क्या है, नहीं रहता है। छठे कंडीशन की बात करें, N और Q के बीच केवल एक व्यक्ति रहते हैं और N Q के ऊपर किसी एक मंजिल पर रहता है। फिर अंतिम सातवीं कंडीशन को हम देखेंगे। बोला जा रहा है ना तो O और ना ही M की आय 9,000 है और Q की आय 7,500 नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, इन सातों कंडीशनों को क्या करना है, वन बाय वन पिक करना है, और पिक करने के बाद हमें क्या करना है, अपने अरेंजमेंट को पूरा करना है। तो चलिए अब हम अपने अरेंजमेंट को पूरा करने की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमें पहली कंडीशन में दिया गया है कि m विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है लेकिन मंजिल संख्या 3 पर नहीं रहता है, और जिसकी आय 11,000 है वह m के ठीक ऊपर रहता है। अब विषम संख्या पे m रहता है, इसका मतलब विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या 1 भी होती है, 3 भी होती है, 5 भी होती है और 7 भी होती है। हमें बोला गया m विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है लेकिन 3 पर नहीं रहता। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे दो केस बन रहे हैं, फर्स्ट का A, फर्स्ट का B। तो फर्स्ट के A में हम देख पा रहे हैं M को 1 पे रखा गया है, और फर्स्ट के B में हम देख पा रहे हैं M को 5 पे रखा गया है। एक केस और बन सकता था लेकिन वो केस बना नहीं, क्यों, क्योंकि अगर हम M को 7 पे रखते तो जिसकी आय 11,000 है वो M के ठीक ऊपर रहता है। तो अगर M को 7 पे रखते तो 11,000 8वें फ्लोर पे आ जाता, और इस फ्लोर की पजल में कुल मिलाकर के 7 ही फ्लोर हैं। तो इस वजह से M की जो संभावना बनेगी वो 2 ही संभावना बनेगी, या तो M 1 पे होगा या 5 पे होगा, या तो M 1 पे होगा या 5 पे होगा। 3 पे मना ही कर रखा है, ऊपर बोला गया है कि लेकिन संख्या 3 पर नहीं है, और 7 पे भी नहीं हो सकता। तो M की 2 संभावनाएं, या तो M 1 पे होगा या 5 पे होगा। फिर उसके बाद बोला गया है और जिसकी आय 11,000 है वो M के ठीक ऊपर है। अगर हम M को 1 पे रखते हैं तो ठीक उसके ऊपर 11,000 आएगा दूसरे पे। अगर M को हम 5 पे रखते हैं तो छठे फ्लोर पे 11,000 आएगा। तो ये हमारे दो केस बन गए। फिर उसके आगे बोला गया है और M और 7,500 की आय वाले व्यक्ति के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। तो M और 7,500 वाले के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं। हम पहले केस को देखेंगे 1A को, तो M और 7,500 के बीच में 2 फ्लोर आ गए। और अगर हम यहाँ देखते हैं 1B वाले केस में M और 7,500 वाले के बीच में भी क्या हो गए, 2 केस हो गए। तो ये हमारा क्या हो गया, ये पहली कंडीशन के आधार पे हमारे क्या हुए, 2 केस बने। अब हम बढ़ते हैं अगली कंडीशन पे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं पहली कंडीशन तो यहाँ है ही है, M विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, यहाँ पे M 1 पे है और यहाँ पे M 5 पे है। M के ऊपर 11,000 यहाँ पे है और यहाँ पे भी M के ऊपर 11,000 है, और M और 7,500 के बीच में 2 है, यहाँ पे भी M और 7,500 के बीच में 2 है, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस कंडीशन में किया था। अब आगे कंडीशन क्या आई है, तीसरी, जिसकी आय 7,500 है वह O के ठीक ऊपर रहता है। तो जिसकी आय 7,500 है वह O के ठीक ऊपर रहता है, मतलब जहां 7,500 आया है उस वह तुरंत क्या होगा, O के ऊपर होगा। तो इसका मतलब ये हो गया 7,500 4 पे है तो O क्या होगा, 3 पे होगा।
इस वाले केस में 7500 कहाँ है, 2 पे है, तो ओ कहाँ पे आएगा, 1 पे आएगा। और बोला गया है और ओ और 15,000 की आय वाली व्यक्ति के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। तो ओ और 15,000 वाली आय व्यक्ति के बीच में केवल 3 व्यक्ति रहते हैं, तो हम देख पा रहे हैं ओ यहाँ है, तो 1, 2 और 3, यहाँ पे क्या हो गया, 15,000 वाला व्यक्ति आ जाएगा। तो और 15,000 वाले व्यक्ति के बीच में 3 है, ये हमारा थर्ड ए केस था। अब इस वाले केस की हम बात करें थर्ड बी की, तो ओ 1, 2, 3, तो 15,000 और ओ के बीच में 3 लोग आ गए, तो ये हमारा थर्ड बी केस था। तो यहाँ तक अभी तक हमारे दोनों केस चल रहे हैं। अब हम अगले कंडीशन की ओर आते हैं, तो देखते हैं वहां पे क्या क्या चीजें और फिल होंगी। जैसा कि हम देख पा रहे हैं पहली और तीसरी कंडीशन पूरी हो चुकी है। अब हम दूसरी कंडीशन को देखेंगे, जिसकी आय 15,000 है, वह पी के ऊपर विषम संख्या वाली मंजिल में से एक पर रहता है। तो जिसकी आय 15,000 है वह विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। तो हम देख पा रहे 15,000 विषम पे यहाँ पे भी है और 15,000 विषम संख्या वाली यहाँ पे भी है। 7 भी विषम है और 5 भी विषम है और पी विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। तो हम देख पा रहे 1 पे एम था, 3 पे ओ था, तो बचा कौन सा मंजिल, 5वीं मंजिल, तो 5वीं मंजिल पे पी आ जाएगा। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ओ पहले पे था और 15,000 अगर 5 पे आया तो तीसरे पे कौन आ जाएगा, पी आ जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे अभी भी 2 केस बन रहा है, 2A और 2B। अगली कंडीशन को देखते हैं। अब यहाँ पे चौथी कंडीशन इसमें जुड़ रही है, तो 1, 3, 2 कंडीशन तक तो यहाँ तक हमारी चीजें फिल हो चुकी हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं एम विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, यहाँ पे एम 1 पे है, यहाँ पे एम 5 पे है, एम के ठीक ऊपर 11,000 यहाँ है, यहाँ पे भी एम के ठीक ऊपर 11,000 है। जिसकी आय 11,000 है वो एम के ठीक ऊपर है। एम और 7500 की आय वाले व्यक्ति के बीच 2 लोग हैं, तो हम देख पा रहे हैं एम और 75 के 100 के वाले के बीच में 2 लोग हैं। यहाँ पे भी एम और 7500 वाले व्यक्ति के बीच में क्या है, 2 लोग हैं। जिसकी आय 7500 है वह ओ के ठीक ऊपर है, तो 7500 वाले की आय जो भी है वो ओ के ठीक ऊपर है। तो यहाँ 7500 तो यहाँ ओ, यहाँ 7500 तो यहाँ ओ और 15,000 वाले व्यक्ति की आय के बीच 3 लोग हैं, तो हम देख पा रहे हैं ओ और 15,000 व्यक्ति के आय वाले के बीच में 3 लोग हैं। तो यहाँ पे भी ओ और 15,000 व्यक्ति वाले के बीच में क्या है, 3 लोग हैं। जिसकी आय 15,000 है वह पी के ऊपर विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। तो हम देख पा रहे 15,000 यहाँ पे भी विषम पे है और यहाँ पे भी क्या है, विषम पे है, और पी विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। तो यहाँ पे भी हम देख पा रहे विषम संख्या वाली मंजिल पे है और यहाँ पे भी विषम संख्या वाली मंजिल पे है। फिर उसके बाद वह व्यक्ति जिसकी आय 3500 है वह उस व्यक्ति के ठीक ऊपर रहता है जिसकी आय 5,000। इसका मतलब ये हुआ जहां कहीं भी 5,000 आएगा उसके ठीक ऊपर क्या होगा, 3500 आएगा। तो हम देख पा रहे एक ही ऐसा स्थान है जहां पे 3500 5,000 क्या होंगे, एक साथ आ रहे हैं। तो ये 3500 और 5,000 इसी स्थान पे एक साथ आ रहे हैं। और केस अगले में देखा जाए तो 3500 5,000 क्या आ रहा है, इस वाले केस में आ रहा है। तो यहाँ पे भी अभी तक हमारे 2 केस चल रहे हैं। चौथी कंडीशन तक अभी तक हमारे 2 केस चल रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं अगली कंडीशन की ओर। अब अगली 5वीं कंडीशन आई है। 1 से लेकर के 4 कंडीशन तक हमारी चीजें पूरी हो चुकी है, जो कि हम अरेंजमेंट में देख पा रहे हैं। फिर बोला जा रहा है 5वीं कंडीशन में एस विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, लेकिन वह तीसरी मंजिल पर नहीं है। एस विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, तो तीसरी पे नहीं है, तो इसका मतलब एस कहाँ आएगा, 7 पे आएगा। यहाँ पे भी 7 में आ रहा है एस और यहाँ पे भी 7 में आ रहा है, क्योंकि 5 पे भी नहीं आ सकता, 1 पे भी नहीं आ सकता और 3 पे मना किया गया है। 5 पे पी बैठ चुका है, 1 पे एम बैठ चुका है, तो इस वजह से ये 7 में ही आएगा, 7वें मंजिल पे ही आएगा। बढ़ते हैं अगले कंडीशन की ओर। अगली कंडीशन छठी कंडीशन दी गई है। छठी कंडीशन से पहले हमें 1 से लेकर के 5 कंडीशन तक दी गई और वो पांचों कंडीशंस का अरेंजमेंट हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे टेबल में पूरा हो चुका है। फिर बोला जा रहा है हमसे एन और क्यू के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है और एन क्यू के ऊपर किसी एक मंजिल पर रहता है। मतलब एन और क्यू के बीच में एक मंजिल का क्या होगा, अंतर होगा। तो हम देख पा रहे हैं एन चौथे पे आएगा और क्यू क्या होगा, दूसरे पे आएगा। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एन छठे पे आएगा और क्यू कितने पे आएगा, चौथे पे आएगा। तभी तो एक मंजिल का क्या होगा, अंतर आएगा। तो ये अरेंजमेंट भी हमारा पूरा हो गया।
बढ़ते हैं अगले कंडीशन की ओर। अब हमारी सातवीं कंडीशन आई है, ना तो ओ और ना ही एम की आय 9,000 है। अब अगर हम सातवें केस का ए पार्ट देखेंगे, ओ और एम की आय किसी न किसी इन दोनों में से एक की क्या हो जाएगी, 9,000 आय हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ऊपर 9,000 ओ और एम के अलावा किसी की नहीं। तो अगर हम यहाँ 9,000 रखते तो एम की आय हो जाती, यहाँ अगर हम 9,000 रखते तो एम की आय हो जाती। इस वजह से छठी कंडीशन के सातवीं कंडीशन के आधार पे हमारा 7A वाला केस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 7B वाला केस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे S का 9,000 हो गया और N, M और O का क्या होगा, 9,000 नहीं हो रहा। जैसे कि हम देख पा रहे हैं M का यहाँ 15,000 है और O का यहाँ क्या है 13,500 है, और Q की आय भी क्या है 7,500 नहीं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं Q की आय यहाँ पे क्या है 3,500। तो ये हमारा क्या हुआ, फाइनल अरेंजमेंट हुआ। अब इस फाइनल अरेंजमेंट के आधार पे हमसे क्या पूछे जाएंगे, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम उन प्रश्नों का आंसर एक एक करके देने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास का हम पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा है एम की आय कितनी है। तो अब हम टेबल में देखेंगे एम की आय कितनी है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं एम की आय कितनी है, 15,000। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एम की आय कितनी है, 15,000 है। तो विकल्प कौन सा हुआ हमारा, चौथा विकल्प हुआ, एम की आय क्या है 15,000। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है, दी गई व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सत्य है। अब हमें बताना है इन पांचों विकल्पों में से कौन सा विकल्प क्या होगा, हमारा सत्य होगा। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, अब हमें ये पांचों विकल्प अपने इस फ्लोर के टेबल से क्या करना होगा, मैच करना होगा। अगर हम पहले विकल्प को देखें, 13,500 किसका है, ओ का है, ये बिल्कुल सही है। अगर हम दूसरे विकल्प को देखें, 15,000 आर का है, 15,000 आर का है, नहीं बिल्कुल नहीं, ये गलत हो गया। 15,000 किसका है, एम का है। तो ये विकल्प हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा विकल्प देखें, 5,000 किसका है, एस का है, 5,000 किसका है, एस का है। 5,000 तो किसी का है ही नहीं यहाँ पे, तो ये एस का होगा ही नहीं। तो ये विकल्प क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। 11,000 किसका है, पी का है, 11,000 किसका है, पी का है, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। क्या एन का 9,000 है, एन का 9,000 नहीं है, ये भी क्या हो गया, विकल्प क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस प्रश्न का सही विकल्प क्या है, 13,500 किसका है, ओ का है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, पहला होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोला जा रहा है, यदि सभी लोगों को ऊपर से नीचे तक वर्णानुक्रम में बैठाया जाए तो कितने लोगों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो चलिए अब इस प्रश्न को हम समझने की कोशिश करते हैं अरेंजमेंट के हिसाब से। हमें प्रश्न में पूछा गया, यदि सभी लोगों को ऊपर से नीचे तक वर्णानुक्रम में बैठाया जाए तो कितने लोगों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। मतलब सारे के सारे व्यक्ति जो यहाँ पे इस फाइनल अरेंजमेंट में दिए गए, इस ओरिजिनल अरेंजमेंट में दिए गए, इनको अगर हम वर्णमाला क्रम में मतलब डिक्शनरी ऑर्डर में क्या करें, अरेंज करें, तो कितने लोगों का स्थान अपरिवर्तित नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं सातवें फ्लोर पे कौन आ जाएगा, एम आ जाएगा। छठे फ्लोर पे एन आएगा, पांचवे पे ओ आएगा, चौथे पे पी आएगा, तीसरे पे क्यू आएगा, दूसरे पे आर आएगा, पहले पे क्या आएगा, एस आएगा। तो एम एन ओ पी क्यू आर एस, यहाँ पे इस तरह से ये क्या हो गए, पर्सन्स आ गए। अब हमें देखना होगा कितने लोगों का व्यवस्था चेंज नहीं हुआ। हम देख पा रहे हैं एन और आर सिर्फ दो ही लोग ऐसे हैं जिनकी व्यवस्था क्या है, चेंज नहीं हुई है। एन और आर सिर्फ दो ही लोग हैं जिनकी व्यवस्था क्या है, चेंज नहीं हो गई। तो दो अक्षर एन और आर जिनकी मूल स्थिति अपरिवर्तित है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या होंगे, केवल दो अक्षर होंगे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो विकल्प क्या होगा, 3 होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूछा जा रहा है प्रश्न में हमसे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दी गई व्यवस्था के संबंध में क्या है, सही है। तो हम देख पा रहे हैं 5 विकल्पों में से अब हमें अपने अरेंजमेंट पे देखना होगा इस टेबल में कि कौन सा विकल्प क्या सही। जिसकी आय 5,000 है वह एम के ठीक नीचे रहता है। तो जिसकी आय 5,000 है वह एम के ठीक नीचे रहता है, तो ये कथन भी क्या है, गलत है हमारा।
आर की आय 15,000 है, आर की आय 15,000 है, ये भी क्या है, गलत है हमारा। उपरोक्त में से कोई नहीं, अब इसको बाद में देखेंगे जब तक हम सारे विकल्प चेक ना कर लें। पी और एस के बीच में केवल 4 व्यक्ति रहते हैं, तो पी और एस के बीच में 1 2 3 4, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि पी और एस के बीच में 1 2 3 है, यहाँ बोला जा रहा है 4। चौथा विकल्प भी क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। पांचवें विकल्प को देखें, एस क्यू के ठीक नीचे रहता है, एस क्यू के ठीक नीचे रहता है, तो ये विकल्प भी क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि पांचों में से चारों विकल्प जो हैं यहाँ पे, वो चारों विकल्प में से कोई भी इस टेबल के अनुसार लागू नहीं हो रहा है, तो इस वजह से जो इसका सही विकल्प होगा वो विकल्प क्या होगा, 3 होगा। उपरोक्त जानकारी के अनुसार अंतिम व्यवस्था के लिए सभी विकल्पों के लिए के तर्क मेल नहीं खाते हैं, फिर 3 विकल्प क्या होगा, सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी मंजिल संख्या 2 पर रहता है, तो अब हमें टेबल में फिर से देखना होगा कौन मंजिल संख्या 2 पे रहता है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, मंजिल संख्या 2 जो है उसमें कौन रह रहा है, आर रह रहा है, तो आर मंजिल संख्या 2 पर रहता है, मतलब आर दूसरे फ्लोर पर रहता है, तो इसका जो सही विकल्प होगा वो विकल्प क्या होगा, 5 होगा। समरी, परिभाषा, विश्लेषणात्मक पहेलियां तर्क आधारित समस्याएं होती हैं जिन्हें हल करने के लिए महत्वपूर्ण सोच और तर्क कौशल की आवश्यकता होती है। उद्देश्य, समस्या समाधान क्षमताओं, तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक सोच का आकलन करना। आमतौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं, साक्षात्कारों और संज्ञानात्मक आकलनों में उपयोग किया जाता है। पहेलियों के प्रकार, तर्क ग्रिड पहेलियां, दिए गए संकेत के आधार पर वस्तुओं का मिलान करना, जैसे लोग और उनके पसंदीदा रंग। पहेलियां, छोटी पहेलियां या प्रश्न जो पार्श्व सोच की आवश्यकता होती हैं। क्रम पहेलियां, संख्याएं या अक्षरों की श्रेणी में पैटर्न की पहचान करना। हल करने का तरीका, ध्यान से पढ़ें, दी हुई सभी जानकारी और संकेतों को समझें, जानकारी व्यवस्थित करें, डेटा को तार्किक रूप से व्यवस्थित करने के लिए आरेख, तालिकाओं या सूचियों का उपयोग करें, संभावनाओं को समाप्त करें, दिए गए संकेतों के आधार पर विकल्पों को संकीर्ण करें, निष्कर्ष निकालें, दिए गए संबंधों और नियमों के आधार पर निष्कर्ष निकालें। उदाहरण, यदि ए बी से लंबा है और सी बी से छोटा है तो सबसे लंबा कौन है। बैठने की व्यवस्था या समय सारणी से संबंधित तर्क पहेलियां। लाभ, महत्वपूर्ण सोच और संज्ञानात्मक कौशल को बढ़ाता है, रचनात्मक समस्या समाधान, छड़ी कोण को प्रोत्साहित करता है। चुनौतियां, समय लेने वाला हो सकता है और धैर्य की आवश्यकता होती है। जटिल तर्क शामिल हो सकते हैं जिन्हें सुलझाना कठिन हो सकता है। धन्यवाद।